एक और थोड़ा सा डेरिवेशन छूट गया था, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल कहीं पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, ये माइनस प्लस और इसके बीच का डिस्टेंस 2 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायपोल के पास एनर्जी है कि नहीं? तो आंसर है इसके पास एनर्जी है। अगर आप टोटल निकालने जाएंगे तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। हो सकता है आपको लगे क्यू इंटू ई, एक प्लस और एक माइनस कैंसल, ऐसा नहीं होगा। तो वी विल नाउ स्टडी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल kept along electric field. ओके, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमारा तरीका क्या है? We will bring one test charge from infinity. यहाँ पर दो चार्जेस हैं, इस प्लस चार्ज को भी हम जीरो पोटेंशियल से चलाकर लाए। जीरो पोटेंशियल कहाँ होता है? एट इंफिनिटी। प्लस चार्ज को यहां से यहां तक चलाकर लाए, हमने कुछ वर्क किया W प्लस, फिर माइनस चार्ज को पकड़ा, उसको यहां से चलाकर यहां तक लेकर आए, वर्क कितना किया? W माइनस। दोनों वर्क का टोटल कर दिया तो क्या निकल गया? टोटल वर्क डन और वही इसकी एनर्जी। अब ये वर्क कितना होगा कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने में हमने एक शॉर्टकट बनाया। शॉर्टकट ये बनाया कि हम प्लस को यहां से लेकर इस पॉइंट तक पहले लेकर आए और माइनस को भी यहां से लेके इस पॉइंट तक लेकर आए। प्लस पे कैसा फोर्स लगेगा? प्लस क्यू इंटू ई और ये डिस्टेंस, माइनस का फोर्स क्या होगा? माइनस क्यू इंटू ई और ये वाला डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, एक का फोर्स प्लस क्यू ई और एक का फोर्स माइनस क्यू ई। तो वर्क डन कैसा होगा? एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव और दोनों का वर्क इक्वल, इसलिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। सो यहां पर हम लिखते हैं ए बी फॉर कैरिंग प्लस क्यू टू बी एंड माइनस क्यू टू बी। The work done is same and opposite to each other. Same and opposite. Hence, they cancel.
they cancel each other. ओके, वर्क डन 0। ये वर्क डन 0 में दोनों कहां तक पहुंचे हैं? अभी बी तक, लेकिन डायपोल को नहीं करना। डायपोल के लिए हमको क्या करना है? माइनस को और चलाकर ए तक ले जाना है। अगर हम माइनस को बी से ए तक ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन कैरिंग minus q from b to a is equal to force multiplied by displacement. Force is equal to minus qe, displacement 2l. b से a तक का डिस्टेंस कितना? 2l। तो फोर्स कितना? माइनस q इंटू e, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? e। ओके, this is equal to q into 2l क्या होता है? p. So this is minus p e. This is work done for carrying it from b to a. अब दोनों कहां आ गए? प्लस q कहां तक पहुंच गया? b तक, और माइनस q कहां पहुंच गया? a तक। This is dipole. Therefore energy of dipole at AB is minus DE. Energy of dipole is minus P dot E. ये आ गया energy of dipole at any location when its direction is along P. Here P is along E. ये माइनस से प्लस P की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन कैसी हैं? along each other. So P is along E. उस समय भी हमको कितना वर्क करना पड़ा इस पे? माइनस PE नेट वर्क. So this will be the potential energy of dipole wherever it is kept. ठीक है? अच्छा, इसी चीज को हमने दूसरे तरीके से निकाला था, that is work done in rotational motion. Work done in rotational motion is dW is equal to torque into d theta. Small rotation d theta. Okay. For dipole, dW is equal to torque की वैल्यू क्या होती है डायपोल में? PE sin थीटा, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, एंड इनटू d थीटा. दिस इज dW वर्क डन. Therefore total work done W integration 0 to theta integration of PE sin theta d theta. sin theta का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos theta. So this becomes PE cos theta minus. ये हमने किससे निकाला? ये रोटेशन के फॉर्मूला से, जिसमें हमने ये टॉर्क पहले निकाला हुआ है. तो ये जो मेथड है, दिस इज अल्टरनेट मेथड.
ये ओरिजिनल मेथड है, अल्टरनेट मेथड है, और फॉर्मूला वही आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, विच वी कैन राइट इट माइनस पी डॉट ई, ये माइनस पी डॉट ई सेम। ठीक, अब अगर हम इसको घुमाते हैं मतलब ये ई है और ये हमने रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, डायपोल मोमेंट की, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 90, पी ई कॉस थीटा में 90 करेंगे 0, तो यहां पर एनर्जी इसके पास कितनी हो जाएगी 0। नोट कर लीजिए, when the angle is 90 degree, energy is 0. अब हमने डायपोल को और घुमाया, और घुमाने में हमने और वर्क डन किया, और अब ये डायपोल ऐसा हो गया, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये टी की डायरेक्शन हो गई, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 180। अब वहां 180 रखिए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी प्लस टी, क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू -1, ये आ गया प्लस पीई। ठीक है, इस तरह से अब आप इन तीनों पोजीशन को देखकर बताइए कि सबसे कम एनर्जी किस पोजीशन में होती है। उस समय डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है, क्या 0 एंगल। हाँ, सबसे कम एनर्जी कब होती है, जब 90 डिग्री है तो एनर्जी कितनी है 0, और जब 0 डिग्री है तो एनर्जी कितनी है माइनस पीई। दोनों में छोटा कौन, माइनस पी इज स्मॉलर। इसलिए सबसे कम एनर्जी कब होती है, when dipole is along the direction of E, याद रखिए। मिनिमम एनर्जी when P is along E। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन के थोड़े शब्द बदलते हैं। अभी हमने क्या पूछा, मिनिमम एनर्जी, अब हम पूछते हैं जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी में क्या होगा, P परपेंडिकुलर टू E। ये तो आपको मिनिमम और जीरो इसका डिफरेंस समझ में आया। मिनिमम मतलब माइनस पीई और जीरो मतलब जीरो, तो जीरो मिनिमम नहीं है। अच्छा, शुरू से हमने एक नियम पढ़ा है, एवरी सिस्टम इज टू रिमेन इन द कंडीशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। तो डायपोल किस पोजीशन में रहना चाहेगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, तो वो घूम के किस पोजीशन में रहना चाहेगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 0 क्योंकि उस समय एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम। ठीक है, तो उसकी नेचुरल चॉइस क्या होगी, 0 डिग्री अलोंग दी ई। इसलिए जैसा भी हम उसको घुमाएंगे छोड़ेंगे, वो घूम के फिर कहाँ आ जाएगा, अलोंग दी ई डायरेक्शन में आ जाएगा। ये उसकी नेचुरल पोजीशन है, कौन सी, मिनिमम एनर्जी। ओके, अब इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन जोड़ देते हैं। When we rotate a dipole from 0 degree to 180 degree, how much work we have to do?
कितना प्लस पीई 0 डिग्री टू 180 डिग्री वर्क पावर एनर्जी का नियम लगाइए। जब 180 फाइनल पोजीशन पे आया उसकी एनर्जी कितनी है पीई 180 पे कितनी है पीई 0 पे कितनी थी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कितना हुआ प्लस पीई माइनस पीई कितना हुआ 2p दैट इज वर्क डन। ठीक तो इसको नोट कर लीजिए। वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल 0 to 90 the work done will be PE 0 to 180 work done will be 2PE 0 to 90 घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा PE क्योंकि 90 डिग्री पर एनर्जी क्या है 0 और 0 पे एनर्जी क्या थी माइनस PE तो 0 माइनस P इज इक्वल टू प्लस P। फिर से सुनिए जब 0 डिग्री पर है तो एनर्जी कितनी है माइनस PE इस पर प्लस PE काम करो इधर आ गया। अब एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस PE प्लस P इज इक्वल टू 0 तो 90 डिग्री पे कितनी एनर्जी होती है 0 और 1 PE काम कर दो तो पहले 1 PE करके आए हैं फिर 1 PE और किया 2 PE काम किया तो एनर्जी कितनी हो गई यस पहले माइनस PE थी PE वर्क किया तो 0 हो गई और PE वर्क किया तो एनर्जी PE हो गई। इसलिए इस पोजीशन में इसकी एनर्जी कितनी होती है PE। ठीक है तो ये तीनों पोजीशन को बारीकी से देखिए और इन शब्दों को याद रखिए एनर्जी एंड वर्क डन। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जब हम डायपोल को घुमाते हैं वर्क करते जाते हैं और उसकी एनर्जी में चेंज आते जाता है। ठीक है तो इसलिए इनमें आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी के लिए याद रखिए माइनस PE 0 प्लस P वर्क डन ये वर्क डन 1 PE ये वर्क डन 2 P सिंपल। ठीक है तो दिस इज अबाउट द डायपोल। ये चीजें छूट गई थी ये हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या टू चार्जेस 5 into 10 to the power minus 8 and minus 3 into 10 to the power minus 8 are located 16 centimeter apart. This is 16 centimeter. यहाँ पर चार्ज है 5 into 10 to the power minus 8 और यहाँ पर है minus 3 into 10 to the power minus 8. So our question is, at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? इस लाइन में किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है ये हमें निकालना है। ओके द मेथड इज वेरी स्मॉल एंड वेरी क्लियर। पॉजिटिव चार्जेस हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल बनाते हैं और नेगेटिव चार्जेस हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल बनाते हैं। इसलिए इस डिस्टेंस को हम कोई भी एक डिस्टेंस मान लेंगे। इफ दिस डिस्टेंस इज r then this distance will be 16 minus r राइट। अब यहाँ का पोटेंशियल इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल कितना होगा द आंसर इज दिस इज q अपॉन 4 pi epsilon naught। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए r सिंपली ओके
तो जब ये हम लेंगे तो Q कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इज R। ये इसके साथ इसका पोटेंशियल ऐड करना है और इसका पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव। तो इसको हमने ऐड किया, दिस विल बी -3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R 16 माइनस R, और दोनों का सम कितना होना चाहिए 0। ओके, सो नाउ इट इज वेरी सिंपल, दोनों में से कॉमन निकला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस कॉमन को इधर ले गए और कैंसिल, दिस हैज बिकम 0। ओके, ये प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸, दोनों से कॉमन निकलेगा, इधर जाएगा, दैट इज ऑल्सो 0। नाउ वी गेट वेरी सिंपल इक्वेशन 5 अपॉन R इज इक्वल टू -3 इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 अपॉन 16 माइनस R, और इससे आप R की वैल्यू निकाल देंगे, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ R। ओके, सो इट इज एज सिंपल एज दिस। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके ये एक्सरसाइज में है। A regular hexagon of side 10 centimeter, charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate potential at the center of the hexagon. Okay. No, hexagon. microcoulomb at each. Now what is the potential at the center, at the intersection point? Potential निकालने का तरीका। ओके, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते थे कि ये 5 5 5 सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, +5 इधर बनाएगा, +5 इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये +5 इधर बनाएगा, ये +5 इधर बनाएगा। सो इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया होता तो हमारा आंसर क्या होता 0। बट देयर आस्किंग अबाउट पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या होता है, हर पॉजिटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल बनाता है पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज कैसा बनाता है नेगेटिव। ओके, तो इसका पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, देयर इज नो कैंसिलेशन, एंड ऑल विल बी एडेड अप। सबका ये डिस्टेंस सेम है, सबका चार्ज सेम है, इसलिए एक का पोटेंशियल निकालेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर होती तो डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल करती, हमको कंपोनेंट लेने पड़ते, ये सब प्रॉब्लम होता अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता या कोई वेक्टर क्वांटिटी होती। बट इट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और उसका एडिशन कर देना है। यहाँ सब पॉजिटिव आएंगे, सबका एडिशन हो जाएगा, तो एक का निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। उस एक का निकालने के लिए हमको क्या क्या फिगर चाहिए, तो आंसर है हमको सिर्फ R चाहिए और Q चाहिए। Q इज गिवन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको मालूम है और हमको R चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताना है, अलजेब्रा। ओके, इफ इट इज एन हेक्सागन तो ये एंगल कितना होता है, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। हेक्सागन में कितना बनता है 60, ठीक है। दिस इज हाउ मच 360, और ये कितने पार्ट हो रहे हैं 6, तो 1 कितना हुआ 60। इफ दिस इज 60 ऑल आर 60,
we can make that this is 120 और हो जाएगा 60. अब अगर ये 60 है और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? ये 60 तीनों इक्वल हो गए, ये 10 है तो ये कितना होगा? 10. अब पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज कितना हो जाएगा? 9 into 10 to the power 9, ये क्या है? 1/4πε0 multiplied by q. 5 into 10 to the power -6 माइक्रो हो गया. This is 1/4πε0 q upon r. R की वैल्यू 10 into 10 to the power -2. This is potential due to one charge. So potential due to 6 charges 6. This is our answer. तरीका समझ आया? So that was question number 2. Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. ये A and B. 6 centimeter. Okay. 2 charges 2 microcoulombs and -2 microcoulomb. This is 2 and this is -2. Okay. Identify an equipotential surface of the system. Equipotential surface इस सिस्टम की निकालनी है. दिस इज द डायपोल. ओके, याद करिए हमने स्टडी किया है इसको. इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगी? अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो ये निकालिए कि हाँ, एक जैसा पोटेंशियल कहां पर होगा? राइट. जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो सेंटर में इसका पोटेंशियल कितना होगा? 0. सेंटर में 0. और अगर इसकी इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे, ये इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पर ये कितना होता जाएगा? 0. हर पॉइंट पे 0. अच्छा, इस इक्विपोटेंशियल लाइन से अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं तो इसके हर पॉइंट पर भी कितना होगा? 0. क्योंकि ये दोनों से कैसा डिस्टेंस है? इक्वल. हर पॉइंट का जितना इधर से उतना इधर से, इसलिए 0. तो ये वाली जो सरफेस है, द सरफेस विच इज नॉर्मल टू AB एंड पासिंग थ्रू द इक्वेटोरियल लाइन, एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज 0. सो दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. पर क्या एक ही पोटेंशियल, एक ही सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी? आंसर नो. और भी होंगी. और कौन सी होगी? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए मेथड क्या है? टेक्निक याद करिए. फर्स्ट वी शुड ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नॉलेज है और हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं. तो प्लस टू माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस. प्लस टू माइनस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी. ये यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. और इक्विपोटेंशियल कैसे होते हैं? नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये नियम याद है. कहां पर वो नजदीक होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है. और कहां दूर दूर होते हैं? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है. ये वाले सारे नियम याद करके अब हम इक्विपोटेंशियल यहां ड्रॉ करेंगे. तो ये इक्विपोटेंशियल आएंगे इस तरह से. ये
ऐसा बढ़ते 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 सेंटर में आके कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। इधर वाले ऐसे बनेंगे ये, फिर सो ये ब्लू वाले सब इक्विपोटेंशियल्स हैं और व्हाइट वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नियम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, पहला नियम। दूसरा नियम, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक हैं वहां पर इक्विपोटेंशियल भी क्लोज बाय होंगे, और जहां ये दूर दूर हो गई वहां इक्विपोटेंशियल भी दूर दूर हो गए। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग लेसन में कर चुके हैं। तो दिस इज अवर आंसर। अब इसमें इन्होंने पहला तो ये पूछा है, इक्विपोटेंशियल आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, दीज आर इक्विपोटेंशियल। और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक सरफेस पूछेंगे तो कौन सी बतानी है, इक्वेटोरियल लाइन के, which is normal to the line joining A and B. What is direction of electric field at every point on this surface? Answer: electric field is normal to equipotential surface. Electric field is normal, वो तो जनरल रूल है, वो सरफेस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो बीच में जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड नॉर्मल। अच्छा, इसकी डायरेक्शन को इन वर्ड्स कैसे लिखें, ये डायरेक्शन क्या है, तो याद रखिए दिस इज अलोंग पी। ये ए टू बी किसकी डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन है, इसलिए ई बी कैसा है, अलोंग पी, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सर्कल। दिस इज हाउ यू डिफाइन। ठीक है, okay, so this was 2.3, 2.5. A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 8 picofarad. What will be capacitance if the distance is reduced to half and the space is filled? The distance will become half. D कितना हो जाएगा, half, D by 2. दूसरा, अभी इसके बीच क्या है, एयर। एयर की जगह हमने डायरेक्ट्रिक डाला और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट, इट इज गिवन दैट विद अ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, डायरेक्ट्रिक विद k is equal to 6. What is new capacitance? What is new capacitance? Okay. पहले का कैपेसिटेंस C मानिए, फिर वैल्यू चेंज C का एक इक्वेशन लिखिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। उसके बाद C डैश या C न्यू, उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन D बाई 2। फिर C न्यू डिवाइडेड बाय C करिए और वो रेशियो निकालना, तब पता लगेगा कितने गुना बढ़ा या कितने गुना कम। निकाला आपने, 12 आता है। दिस इज C न्यू डिवाइडेड बाय C ओरिजिनल। C न्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज इक्वल टू D ऊपर चला जाएगा, तो D भी कैंसल, ये 2 ऊपर चला जाएगा।
एप्सिलॉन नॉट कैंसल, ये कैंसल, 2 ऊपर गया, 2a and 12. So it should not take more than 10 seconds. हाँ जी, हो गया सबका। नेक्स्ट सुनिए 2.6, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए। 3 कैपेसिटर्स 9 पिकोफैरेड ईच, 3 कैपेसिटर 9 पिकोफैरेड ईच कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? यस राइट। इन सीरीज अगर n कैपेसिटर्स हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होता है? C डिवाइडेड बाय n। अभी C की वैल्यू कितनी बता रहे हैं? 9, और कितने कैपेसिटर हैं? 3, so this is equal to 3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 3। ओके, what is potential difference across each capacitor if combination is connected to 120 volt supply? ये 3 कैपेसिटर सीरीज में हैं, 1 2 3, और तीनों कितने कितने हैं? 3 पिकोफैरेड, and this is connected to 120 volt supply. How much is the potential difference across 3? इसमें हम एक शॉर्टकट लगाते हैं, क्योंकि तीनों की कैपेसिटी एक सी है, इसलिए तीनों डिवाइड भी एक जैसा ही करेंगे, तो 140 के 3 हिस्से कर दीजिए, so what will be the 140? So this is 40 volt, this is 40 volt, and this is 40 volt. ठीक है, 40 40 40। ओके, इसी तरह से 2.7, this was 2.6। ओके, next we take 2.7। there are 3 capacitors, 2, 3 and 4 picofarad, and they are connected in parallel. They are connected in parallel. बोलिए टोटल कितना हुआ? 9। 4 3 7 plus 2, because we know C is equal to C1 plus C2 plus C3 in parallel, इसलिए ये कितना हो गया? 9। अच्छा, इसके बाद determine charge on each capacitor if combination is connected to a 100 volt supply। इसको हमने 100 वोल्ट से कनेक्ट किया, 100 वोल्ट, तो हर एक के पास कितना चार्ज आ गया? चार्ज Q, Q का फॉर्मूला क्या होता है? C into V। इसका V कितना लगा हुआ है? 100, और C कितना है? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 200 पिको कूलम। पिको 10 to the power -12, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और फैरेड मल्टीप्लाई बाय वोल्ट इज इक्वल टू कूलम। ये क्या बन गया? कूलम, पिको कूलम। तो इसका कितना हुआ? 300 पिको कूलम, इसका 400 पिको कूलम। इस तरह से 200 पिको कूलम, 300 पिको कूलम एंड 400 पिको कूलम, ये तीनों के चार्ज होंगे। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि बैटरी से कितना चार्ज निकला, निकल से बैटरी से कितना चार्ज निकला? 900 पिको कूलम। Okay, 2.8 in a parallel plate capacitor in air between the plates, each plate has area, distance, calculate capacitance,
100 volts, there is a charge on each plate. This is okay. We will make 2.11. A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. A 600 picofarad is capacitor charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and it is connected to another uncharged 600 pF capacitor. How much electrostatic energy is lost? Charged, disconnected, reconnected to another capacitor, and that capacitor is 600 pF. और हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी. ओके, फुल प्रोसेस से निकालना चाहते हैं कि शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना. फॉर्मूला याद है, लॉस ऑफ एनर्जी दोनों तरफ ट्राई करते हैं. लॉस ऑफ एनर्जी दूसरे का ओरिजिनल कितना था? अनचार्ज शब्द से हमको उसका पोटेंशियल पता लग गया कितना, 0. ठीक है, तो V1 is 200, V2 is 0 and square. ज्यादा एनर्जी है, तो पावर 6 10 मेगाजूल 6 मेगाजूल नॉट पॉसिबल. ओके, इसको P करिए, so this will be P 10 to the power minus 6 into 10 to the power 10 to the power minus 12 into 10 to the power minus 12. उसमें से नीचे कितना आएगा? 10 to the power minus 12. तो नेट कितना बचेगा? 10 to the power minus 12. कितना और ले लीजिए. So this comes to 6 into 10 to the power minus 6 joule. देखिए ये भी है कि नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है. Okay, let's solve it. This is equal to half. 6 into 6, 36 into 10 to the power 1, 2, 3, 4 into 10 to the power pico minus 12 minus 12 minus 12 minus 12 minus 24 into 200 into 200 2 to the 4 into 10 to the power 2 and 2 4. This is to be divided by 1200.
This is 12 into 10 to the power नीचे, हाँ 600 this is 12 into 1200 into पिको है ये भी, पिको के कारण ये भी -12, पर ये सिंगल पिको क्योंकि एडिशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए दो बार 10 to the power -12, 10 to the power -12. Okay, so it is there. Now this is 2 to the 4, 3 to the 6 into 10 to the power 10 to the power लेते हैं. Here it is 4 minus 24 plus 4 minus 2 plus 12. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. Right. अब देखिए कितना आया. प्लस प्लस को देखिए, माइनस माइनस को देखिए. 4 plus 4 8 8 and 12 20 और ये है -26. ठीक, 6 into 10 to the power -6. और यूनिट क्या होगा? जूल. 223. An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad. उसको 2 microfarad चाहिए, पर 2 microfarad उसके पास है नहीं. 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kV. Required 2 into 10 to the power -6. 2 microfarad और across 1 kV 1000 वोल्ट. इतना कैपेसिटेंस इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर लगाना है. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him which can withstand a potential difference not more than 400 volt. 400 वोल्ट से ज्यादा उसको पोटेंशियल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो बस्ट हो जाएगा. ये उसका लिमिटेशन है. और एक कप माइक्रोफैरेड कितना है? 1 माइक्रोफैरेड अवेलेबल. 1 माइक्रोफैरेड एंड 400 वोल्ट. तो उसे क्या करना पड़ेगा? Suggest a possible arrangement that requires minimum number of capacitors. किस तरह से ये वाले कैपेसिटर यूज करके वो एक ऐसा सिस्टम बनाए कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? 2 into 10 to the power -6 और कितने वोल्ट का? 1000 वोल्ट. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पड़ता है. ओके, अब आप बनाइए इसको किस तरह से बनाया जाएगा. एक कैपेसिटर को कितना वोल्ट तक ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं? 400. लेकिन हमारी दोनों लाइन में कितना वोल्टेज है? दोनों लाइन में वोल्टेज कितना है? 1000. और एक को हम 400 दे सकते हैं, 1000 लगाएंगे बस हो जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको मालूम है सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है. अगर हमने 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए तो बताइए हर एक को कितना मिलेगा? 500 500. अभी भी ज्यादा है तो कितने लगा देनी चाहिए? 3 हमने लाइन से लगा दिए और लगा दिया उसको 1000 वोल्ट आराम से. हर एक को 333 मिलेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन
उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 3 को हमने सीरीज में जोड़ा, 3 को सीरीज में जोड़ा, फर्क कितना है? 1। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सीरीज में क्या हो जाता है? अभी आपने क्या डिवाइड होता है तो वो कितना हो जाएगा? 1/3। और हमको चाहिए कितना? 2। तो क्या कर सकते हैं? सोचिए क्या कर सकते हैं कि वो 2 हो जाए? किस तरह का एडिशन करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है? सीरीज की पैरेलल? वेरी गुड। तो हमने जो सिस्टम बनाया 3 कैपेसिटर का, ये 3 कैपेसिटर का ये सिस्टम बनाया, 1 1 1। ये कितना हो गया? 1/3। तो हम क्या करेंगे? इसके पैरेलल एक दूसरा सिस्टम ऐसे जोड़ देंगे और इसके पैरेलल एक और जोड़ देंगे। हर पैरेलल ये कितना है टोटल? यहां से यहां तक 1/3 पैरेलल। तो ये यहां से यहां तक कितना है? 1/3। ये यहां से यहां तक कितना है? 1/3। तीनों मिला के कितने हो गए? पैरेलल में क्या होता है? ऐड करना है, तो पैरेलल में ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 1। हमको चाहिए कितना? 2 माइक्रोफैरड चाहिए। तो हम ये करते हैं 3 और लगा देते ऐसे। तो ये हमने इसमें 3 और लगा दिए। हर लाइन का कैपेसिटेंस कितना है? 1/3 माइक्रोफैरड। और कितनी लाइनें हैं? 6। टोटल कितना हो? 2 माइक्रोफैरड। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। तरीका समझ आया? कॉम्बिनेशन करना आपको आता है? पहले सब सीरीज में करेंगे, हर एक की सीरीज का 1/3 हुआ, फिर इनको पैरेलल में कर दिया तो 6 मिला के 2 माइक्रोफैरड। ठीक। अब ये 2 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल कितना ले सकता है? एक की कैपेसिटी कितना लेने की है? मैक्सिमम। तो हम दे कितना रहे हैं? 1000। हर एक को 330 330 330 दैट इट कैन बियर वेरी वेल ड्यू टू द कैपेसिटी आपको बियर करने की है। अब अगला छोटा सा क्वेश्चन, कितने कैपेसिटर वाले? 18। So how many capacitor we need? 18 capacitors. This is our question. That what is the minimum number of capacitors required by him? तो मिनिमम में कितना आएगा? 18। ज्यादा और ज्यादा लगा सकता है। अगर हम ये कहेंगे कि 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट करें तो कितने कैपेसिटर एक लाइन में आएंगे? 5। और कितना हो जाएगा वो माइक्रोफैरड? 1 पे कितनी लाइन लगेगी? 10 लाइन। तो 10 लाइन और एक लाइन में 5, कितने लग गए? 50। फिर वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट? तो मिनिमम कितने चाहिए? 18 ऑफ द मिनिमम। ओके। Thousand upon 3 volt, 1 माइक्रोफैरड। और ये 3 मिला के 1/3 माइक्रोफैरड, 1/3 माइक्रोफैरड, 1/3 माइक्रोफैरड एंड into 6 is equal to 2 माइक्रोफैरड। In this coordinate system, a charge of 8
millicoulombs is located at the origin. यहाँ पर रखा है 8 into 10 to power minus 3, 8 millicoulombs. ये यहाँ प्लेस है. ओके. Calculate the work done in taking a small charge of minus 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from a point 003 कहाँ पर होता है? x एक्सिस पे कितना दूर जाएगा? 0. y एक्सिस पे कितना दूर जाएगा? 0. मतलब नहीं जाएगा. z एक्सिस पे कितना जाना है? 3. तो ये z एक्सिस पर होगा +3. +3 आप इधर लेते हैं, सामने कि पीछे? श्योर. z का प्लस किधर होता है? सामने कि पीछे? किसी को मालूम है पता? जितना अंदर जाएंगे Z1, Z2, Z3 तो अंदर होता है कि बाहर होता है? Y प्लस किधर लेते हैं? Y प्लस किधर लेते हैं? ऊपर कि नीचे? X प्लस किधर लेते हैं? राइट लेफ्ट? तो Z प्लस किधर लेते हैं? अंदर कि बाहर? तो आगे से तरीका याद रखिए. राइट हैंड स्क्रू रूल याद रखिए. वेक्टर्स में आपने याद किया है. पहले अपने राइट हैंड सबके पास है? ओके. तो राइट हैंड की हथेली को सेट करेंगे x, ये. फिर उसको आपने मोड़ना है y की तरफ. ये y की तरफ नहीं मुड़ता है तो हम हाथ को ऐसा कर देते हैं, अब मुड़ता है. ये क्या बना? x क्रॉस y इज इक्वल टू z. इधर आया z इज प्लस z. याद रखिए i क्रॉस j क्या होता है? k. सबने रखा हुआ है i क्रॉस j इज इक्वल टू k. तो ये होता है i, ये होता है j और राइट हैंड स्क्रू लगाना. i क्रॉस j इज इक्वल टू k. समझ में आया? तो इसलिए ये तरीका आपसे याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. तो हमको जब भी कंफ्यूजन होता है हम इसी को याद करते हैं कि i क्रॉस j करना है तो k आएगा बाहर. ओके. तो ये वाला पॉइंट है 003. जीरो 003 से लेकर एक पॉइंट हम गए P से Q. Q इज 040. 040 कहाँ आएगा? कौन सी एक्सिस पर? y एक्सिस पर प्लस ऊपर की तरफ. ये पॉइंट मिला. दिस इज 040. यहाँ से इस चार्ज को हम लेकर यहाँ तक गए. रास्ते में एक पॉइंट पर और गए और वो पॉइंट दिया है 003. ना वाया ए पॉइंट 069. 069 ये 0 है, 6 ऊपर है और 9 इधर है. ये पॉइंट है 069. 6 चाहिए और बाहर की तरफ 9 चाहिए. यहाँ पर आएगा 069. तो यहाँ से इस पॉइंट को हम लेकर चलते हैं और पहले जाते हैं इधर ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे. इस तरह से पॉइंट को लेकर जाना है. हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग दिस चार्ज. वर्क डन. तो वर्क डन के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो उसके लिए हमको फोर्स निकालना पड़ता है और चार्ज पर फोर्स कितना होता है? Q इंटू ई. तो हमको ई निकालना पड़ेगा. तो अगर आपको वर्क डन के लिए फोर्स निकालना है और
फोर्स निकालना मतलब यहां पर बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है, फोर्स बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उससे भी मुश्किल काम है, इसलिए ये रास्ता काम नहीं आएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और कुछ सोचिए, वर्क निकालने का एक दूसरा बड़ा अच्छा तरीका है, फिजिक्स में वही मैक्सिमम आपको काम में आएगा, याद रखिए। कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरी। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहता है? यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट डज इट मीन? कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? जिसमें वर्क डन इनिशियल और फाइनल ये दो पोजीशन पर डिपेंड करता है। रास्ते में वो चार्ज कहां पर गया, किस रास्ते से आया, किस रास्ते से गया, दैट हार्डली मैटर्स। ये बात समझ में आई? तो उससे क्या होगा? पहला पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं और बीच वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, तो ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। रास्ता हम इधर से जाएं, इधर से जाएं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाए, कैसे भी जाए, वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। बस। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों चीजें मिलाकर हमको एक चीज समझ में आई कि हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन। कोई भी रास्ता। इसका मतलब इसका हमको कॉम्प्लिकेंस लेने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड दिस। कहीं से भी आया तरीका समझ आया? सिर्फ किस चीज को कंसीडर करना है? इनिशियल और फाइनल, और निकालना क्या है? एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी किसकी? तो आंसर है, आराम से शांति से सोचिए, एक चार्ज ओरिजिन पर है और एक चार्ज हमारे हाथ में। टोटल कितने चार्ज हुए? 2, और 2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हमको आता है। क्या फॉर्मूला होता है? Q1 Q2 अपॉन R। वेरी सिंपल। तो पहली बार हम यहां पर कितना रखा है? 8, यहां कितना रखा है? -2, यहां पर कितनी एनर्जी हो गई? -16। Q1 into Q2 अपॉन R। बताइए ये R कितना है? This R is equal to 3। ये पहले की एनर्जी हुई। यूनिट सब आप लगा लीजिए, 10 की पावर आप सब लगा लीजिए। समझ में आया क्या किया आपने? Q1 Q2 अपॉन R। आगे पीछे कांस्टेंट और पावर्स और वो सब आपको लगाना है। उसके बाद फाइनल एनर्जी क्या हुई? फिर से Q1 Q2 अपॉन R। अब ये कितना हुआ बोलो? Q1 Q2 वही रहेगा, -16, और R कितना हो गया? 4। ये कौन सी हो गई? एनर्जी फाइनल। ये कौन सी थी? एनर्जी इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या मिलेगा हमको? वर्क डन। तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, ये फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। ये आया। अब इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है? कांस्टेंट 9 into 10 की पावर 9 लगाओगे, 1/4πε0, और डिस्टेंस के लिए क्या लगाना है? क्या कुछ दिया है सेंटीमीटर वगैरह? हाँ, सेंटीमीटर। डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो R भी जिसका मल्टीप्लाई होगा 10⁻²। दोनों चार्जेस के लिए याद रखिए, एक मिली में है और एक नैनो में।
एक की पावर -3 है और एक की -6 है, तो मल्टीप्लाई होगा, एक की -9 है, हाँ, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, उसी को कॉमन बाहर निकालिए। अच्छा बता, ये आपका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? नैनो नैनो 10 की पावर -9 और 10 की पावर -3, 10 की पावर -12 देगा और है u की वैल्यू, ओ मैंने u की वैल्यू नहीं, ठीक है, ये है ना q1 मल्टीप्लाइड बाय q2, तो q1 की में 10 की पावर कितनी है, -3, और q2 पे 10 की पावर कितनी है, -9, तो q1 मल्टीप्लाइड बाय q2 पे 10 की पावर क्या हो जाएगी, -12, और सामने कौन है, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, आप अपने से करिए, जो आपको ठीक लगता है वैसा करिए, आंसर निकाल के देखिए। This 2.2 says, show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to, force is equal to half QE. Okay, where Q is charge on the capacitor, E is electric field between the two. This is one plate having charge plus, this is another plate, इसको मैं थोड़ा ज्यादा वाइट बनाता हूँ, this is having charge माइनस। कैपेसिटर के प्लस के सामने जो माइनस प्लेट होती है उसमें चार्जेस कहाँ होते हैं, अंदर या बाहर? यहाँ पर प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं प्लस इसके अंदर होते हैं और माइनस इसके अंदर होते हैं। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये वाले चार्जेस सब कहाँ आ जाएंगे, इनसाइड, और माइनस भी कहाँ चले जाएंगे, इनसाइड। ओके, ये चार्जेस हैं Q। यहां पर प्लस और माइनस के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। यहां पर माइनस चार्जेस हैं, यहां कोई चार्जेस नहीं है, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये Q चार्जेस यहां पर इस सरफेस पर कितना फोर्स लगाएंगे, तो आंसर है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास Q मल्टीप्लाइड बाय E, Q मल्टीप्लाइड बाय E। ये सबको याद है? ओके, अगर ये फोर्स का फॉर्मूला है तो बताइए इस लेयर पर कितना फोर्स लग रहा है, 0। क्यों? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो इस लेयर पर 0 फोर्स लगता है। ये वाली जो लेयर है इस पर कितना फोर्स लगता है, Q इंटू T। तो इस पूरे कंडक्टर पर कितना फोर्स हो जाएगा, एवरेज फोर्स हम इस पर निकालेंगे ऑन दिस प्लेट। एवरेज फोर्स is half QE. This is the force between two plates of a capacitor. इस फोर्स से हम लोग बहुत तरह के अलग अलग
डेरिवेशन कर सकते हैं। हम चाहे तो इसमें V लगा सकते हैं, चाहे तो C लगा सकते हैं, चाहे तो सिग्मा इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे E को V में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? E इज इक्वल टू V अपॉन D। फिर से V, E और D का क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस D। तो E किसके बराबर होता है? V अपॉन D। ओके, दिस वी कैन राइट एज V अपॉन D, हाफ V अपॉन D, एंड दिस इज Q। ऐसा हो जाएगा। अच्छा, Q को Q इंटू V किसका फॉर्मूला है? ओके, C का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। तो Q का फॉर्मूला क्या हुआ? C इंटू V। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर अपॉन D। देखिए अब फोर्स और वर्क एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? वर्क और एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, फोर्स और एनर्जी का रिलेशन देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो फोर्स किसके बराबर हुआ? वर्क अपॉन डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को x माने, वर्क को w माने, तो फोर्स किसके बराबर हुआ? dw बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रेफरेंस टू डिस्टेंस। वर्क पर यूनिट डिस्टेंस किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर, याद रखिए। और फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क के बराबर। तो अगर हम वर्क को इससे डिवाइड कर दें, डिस्टेंस से, एनर्जी को डिवाइड कर दें डिस्टेंस से, तो क्या मिलेगा? फोर्स। और देखिए ये किसका फॉर्मूला है? हाफ QV, एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो ये है वर्क एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। इसको D से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज फोर्स ऑन द प्लेट। यहां पर फोर्स 0 होगा, यहां फोर्स QE होगा, तो एवरेज फोर्स क्या होगा इस प्लेट पर? हाफ QE। ठीक है, ओके। हम चाहे तो Q को हम लिख सकते हैं, इस Q को सिग्मा इंटू A। तब ये क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू A इंटू B। ये हो गया। सिग्मा किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? बताइए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। तो सिग्मा किसके बराबर हुआ? एप्सिलॉन नॉट इंटू E। अच्छा, E किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, ओके, यहां हमने उसकी वैल्यू रख दी, यहां पर इसकी वैल्यू रखी, तो इसकी वैल्यू रखते तो क्या हो जाता? हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता? सिग्मा A सिग्मा स्क्वायर A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह के कितने भी फॉर्मूले आप बना सकते हैं, एक के बाद एक चेंज होता है। बेसिक फॉर्मूला क्या याद रखना है? हाफ Q इंटू E। दैट इज फॉर्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कहीं नहीं है। इट इज सिंपली फॉर कैलकुलेशन यू डू